हेलो बच्चों, ये आपके फिजिक्स अनसोल्ड पेपर की सेकंड क्लास है। पिछली क्लास में हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे इसको देख रहे हैं, हमारा ये वीडियो बनाने का कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हार्डवर्क हम जो कर रहे हैं उसका हमें आप थोड़ा सा रिवार्ड दे दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 5th क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज 6th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 6th क्वेश्चन आप एक बार सभी अपने अनसोल्ड पेपर जो है सेट नंबर 6 एक्सएस 2020 का उसको देख लेंगे। देखो, हमसे पहले क्या बोल रहा है कि औसत आयु और क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है, ये रिलेशन हमें बताना है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो माध्य आयु है वो क्रमशः अल्फा तथा बीटा उत्सर्जन के लिए 1620 वर्ष है। जो माध्य आयु है, माध्य आयु बोल सकते हैं या औसत आयु बोल सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, कोई अंतर इसमें नहीं है। और दूसरा बीटा उत्सर्जन हो रहा है, उसके लिए जो हमारी माध्य आयु है वो 405 वर्ष है। तो वह समय हमें याद करना है जब इस पदार्थ से अल्फा तथा बीटा के साथ साथ उत्सर्जित होने से पदार्थ का 3/4 भाग क्षय हो जाता है। मतलब 3/4 भाग कितने समय में क्षय होगा वो समय हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात है औसत आयु और क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है। तो देखो, क्षय नियतांक को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जो हमारा क्षय नियतांक है उसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये जो क्षय नियतांक है लैम्डा होता है। और हमारा जो औसत आयु है वो क्या होता है, वो आप सभी को पता है। उसको हम जो है 1/, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, टो बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा माध्य आयु या औसत आयु है, और ये क्या है, क्षय नियतांक है। ठीक है, पहली बात तो ये है, ये हमें रिलेशन, इसको डेरिवेशन में कंप्लीट करके दिखाना है तो आप खुद कर लेंगे, आप सभी को कराया हुआ है पहले। अब जो है हमें ये बताना है कि ये जो न्यूमेरिकल है तो उसको ध्यान से समझ लेंगे। देख लो, जो पहली माध्य आयु है, जो अल्फा उत्सर्जन है, उसके लिए माध्य आयु कितनी है, 1620 वर्ष। और जो हमारा बीटा उत्सर्जन है उसके लिए माध्य आयु कितनी है, उसके लिए माध्य आयु उसने दी है 405 वर्ष। ठीक है, क्षय नियतांक तो हम यहाँ से कुल क्षय नियतांक निकाल लेंगे। कुल क्षय नियतांक निकालेंगे तो कुल क्षय नियतांक क्या जाएगा, 1 लैम्डा बराबर 1/T1 ln प्लस 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू में दी है 1620 और इसकी दी है उसने 405। चलिए लोग यहाँ तक बात सुनिए। इसको जब हम सोल्व करेंगे कंप्लीट, इसको सोल्व करेंगे तो निकल कर जाएगा हमारा 1/324 इतने वर्ष निकल के आ जाएगा। कुल क्षय नियतांक हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हमें वो समय निकालना है, टी निकालना है। तो मैं रदरफोर्ड सोडिंग का नियम पता है, रदरफोर्ड सोडिंग के नियम से, रदरफोर्ड सोडिंग का नियम क्या है कि जो n है वो बराबर होता है n0t⁻⁻ लैम्डा के। ये n क्या है, ये n जो है क्षयित मात्रा है। ठीक है, जो मात्रा घट रही है, और ये n0 क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, यानी प्रारंभ में कितना था। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, वो हमसे कह रहा है कि ये जो है उत्सर्जित, साथ साथ जब उत्सर्जित होता है तो पदार्थ का 3/4 भाग जो है वो शेष बच जाता है। तो ठीक है, 3/4 भाग शेष बच जाता है। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 3/4 भाग शेष बच जाता है तो बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, इसका 1/4 भाग हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, n0/4, यानी 3/4 भाग बच गया, 1 भाग बच गया। ठीक है,
एक 3/4 भाग खत्म हो गया, एक भाग बच चुका है, तो वो बची संख्या यहाँ n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा। n नॉट से n नॉट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1/, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बात क्लियर होगी सबके, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है कि एक रिलेशन होता है कि यदि यहाँ जो है पावर लॉग की है, इसको हम इधर लेकर आ सकते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा t निकल के आ जाएगा log e बेस 4 और यहाँ आ जाएगा हमारा लैम्डा। ये बात क्लियर होगी सबके, ठीक है। अब यहाँ से log e बेस 10 और log उसमें ये वाली उसने दी है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, देखो हमें लोग e बे 10 बेस की वैल्यू रखनी है और लोग 10 बेस 4 ये वैल्यू रखनी है, और लैम्डा निकाल चुके हैं, मतलब लैम्डा कितना है ये, ठीक है। तो क्या काम करेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसकी वैल्यू हमें सबको पता ही है, कितना हो जाएगा 2.3026 की वैल्यू होती है लोग 10 बेस की। और यहाँ से जो हम क्या काम करेंगे, इसके जो रख देंगे 2.302 यहाँ तक रख सकते हैं, ठीक है। और लोग 10 बेस 4 की उसने दी है, ये वैल्यू हमें दी है उसने 0.6021 और 1/λ हमने निकाल लिया है, कितना है 324। इसको जब हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर लगभग आएगा 449 वर्ष, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। पीएमटी निकाल रहे हैं तो वो समय निकल के आ जाएगा जिस समय में ये अल्फा बीटा जब उत्सर्जन साथ साथ होंगे तो कुल मात्रा जो है वो शहीद हो जाएगी, 3/4 भाग शहीद हो जाएगा, और उसको शहीद होने में कितना समय लगेगा 449 वर्ष। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कीजिए। ये आप जो है यहाँ से इसको दोबारा से एक बार रिपीट कर लेंगे, यहाँ चमक नहीं रहा होगा आपको, फ्रेम में आ रहा है। यहाँ आपको एक तो log 10 बेस e की वैल्यू रखनी है और log 10 बेस 4 की वैल्यू रखनी है और उसको लैम्डा से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखिए, इसको सोल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, तो आपने नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तुम्हारा पार्ट क्या है कि तारा है और तारे में प्रारंभ में 10 की पावर 40 न्यूट्रॉन है, और यह निम्न प्रक्रमों दो इक्वेशन उसने दी हैं के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। हमें क्या बताना है, यदि तारे के द्वारा वितरित औसत शक्ति इतने वाट हो, 110 की पावर 16 वाट हो, तो तारे की ड्यूटून आपूर्ति लगभग कितने समय बाद समाप्त हो जाएगी, यानी तारा जो है एनर्जी उत्पन्न कर रहा है कि कितने समय बाद फिनिश हो जाएगा, ये हमें सोल्व करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसको
उसको कैसे करेंगे इसको ध्यान से एक बार समझ लेंगे। देखो उस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दी हैं, जो ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन कितने हैं, ड्यूट्रॉन से दिए हैं हमें 10 की पावर 4, ठीक है। और उसमें दो इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन दी है उसमें 1s2 प्लस 1h2, और ये हमें मिलकर बना रहा है 1s3 प्लस 1h1। एक दूसरी इक्वेशन दी है उसमें 1h2 प्लस 1h2, और ये मिलके 1h3, ये हमें दे रहा है 2h4, और एक हमें दे रहा है क्या 0, हमें न्यूट्रॉन दे रहा है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम मिलाएंगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगी, एक इक्वेशन निकल के आएगी क्या कि हमें जो है इन दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद 3 यहाँ से न्यूट्रॉन बनेंगे 1h1 1h1, क्लियर बात है यहाँ से। और साथ में एक हीलियम का नाभिक बनेगा, एक प्रोटॉन बनेगा और एक न्यूट्रॉन बनेगा, और साथ में Q, ये जो है अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में हमें उसने क्या दिया है, इनके सबके 1h1 और 1h2 1h1 और 1e1 और 2h4 इसके सबके विषय में हमें वैल्यू दी है। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, सबसे पहले द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला आपको पता है क्या है, यहाँ देखो 3 न्यूट्रॉन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3m1h1, इसका मास हो जाएगा माइनस, यहाँ एक हीलियम कण है तो कितना हो जाएगा, एक हीलियम नाभिक का जो है मास उसमें से घटा देंगे, प्लस क्या है 1h1 जो है प्रोटॉन है, इसका मास हो जाएगा, और साथ में उसमें न्यूट्रॉन बन रहा है, न्यूट्रॉन का मास हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। देखो तो 3 गुना इसकी वैल्यू हो जाएगी 1h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 1h2 है, 1h2 बनेगा, 1h2 न्यूट्रॉन है 1h2 होगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू उसने हमें दी है कितनी है 2.014 माइनस हीलियम की उसने कितनी दी है हमें 4.001 प्लस हाइड्रोजन की दी है 1.007, ठीक है, और न्यूट्रॉन की दी है 1.008। इसको यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में करेंगे तो लगभग हमारी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ये हमारा पूरे को कंप्लीट जब हम सोल्व करेंगे इसको तो ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी लगभग 0.026 AMU में वैल्यू आएगी निकल के। अब AMU को आपको सभी को पता है, इसको जो है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे AMU को इसमें बदलने के लिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए। इसको जब सोल्व करेंगे कंप्लीट तो निकल के आएगा हमारा 24.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चूंकि जो न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन जो एनर्जी हमें दी है उसने, ये एनर्जी हमें जूल में दी है, वॉट में दी है, ठीक है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम करेंगे, 24.2 मिलियन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में करने के लिए 1.6 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सोल्व करके हमारा आ जाएगा 24.2 गुना 10 की पावर -13 जूल। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी बन रही है, ये जो एनर्जी हमने निकाली है, ठीक है, ये एनर्जी जो है, ये एनर्जी निकालने में द्रव्यमान क्षति निकाली, उसके बाद एनर्जी हमने निकाली। ये एनर्जी 3 न्यूट्रॉन से मिलकर बन रही है, ठीक है। अब उस तारे में न्यूट्रॉन कितने हैं, 10 की पावर 14। तो इतने से कुल ऊर्जा कितनी बनेगी, हम क्या काम करेंगे, सिंपली यहाँ यदि 3 से इतनी बन रही है तो 10 की पावर 14 से 10 की पावर 14 न्यूट्रॉन से जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी। क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 3 से डिवाइड करेंगे, हम 1 की एनर्जी निकाल लेंगे, 3 की एनर्जी निकल के हमारे सामने आ रही है, 3 से डिवाइड करेंगे, और संख्या कितनी है, न्यूट्रॉन कितने हैं, 1 न्यूट्रॉन की एनर्जी है,
और न्यूट्रॉन है कितने 10 की पावर 14। तो ये जो है कुल एनर्जी निकल के आ जाएगी जो 10 की पावर 40 न्यूट्रॉन हमें बना के देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे तो ये लिख देंगे 24.2 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर हो जाएगी 10 की पावर 14 है। तो 10 की पावर यहाँ से कितनी बचेगी, 10 की पावर हो जाएगी 27। ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो ये जो है हमारी वो एनर्जी निकल के आएगी जो 10 की पावर 14 न्यूट्रॉन हमें बना के देंगे। ठीक है, अब ये जो एनर्जी बना के दे रहे हैं हमें, औसत शक्ति जो है वो कितनी है, वो है, तो जो समय होगा वो कितना होगा, जितना हमारा वो वैल्यू उसने दी है, कितने दी है 110 की पावर 16, और ये जो है ये एनर्जी हमारी है 24.10 की पावर 27। इससे क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 16 24.2 10 की पावर 27। इसको हम आगे सोल्व करके लिख देंगे। जो सोल्व जब आप करोगे इसको, तो ये जो है आंसर जो है आपका लगभग, ये आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10 की पावर 12 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। इतना समय लगेगा जो हमारा जो तारा है उसकी शक्ति समाप्त होने। ठीक है, तो आपको क्या करा, जो हमें उसने इक्वेशन दी थी उससे हमने 10 की पावर 40 न्यूट्रॉन की ऊर्जा निकाल ली, और जितनी ऊर्जा वो बना के गया उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो समय निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपने आपकी वीडियो को समझ आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन उन वीडियो में ये क्वेश्चन आपको नहीं कराए जा रहे हैं, उसमें इनको छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो इनके सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य कर रहा है, उसका सिद्धांत क्या है, सबको पता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है उसके सिद्धांत पे आधारित है। तो ये तो उसने क्वेश्चन एक छोटे से छोटे का क्वेश्चन दिया है। अब हमें उसने न्यूमेरिकल हमसे पूछा, कह रहा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में क्रमशः इतने फेरे हैं। तो प्राथमिक कुंडली में कितने फेरे हैं, ये 7वां क्वेश्चन है। जो प्राथमिक कुंडली है उसको एमपी बोल देंगे, उसमें फेरों की संख्या कितनी दी है, उसमें 2000। जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या कितनी है, उसमें फेरों की संख्या दी है 50 फेरे। अब वो हमसे कह रहा है कि प्राथमिक कुंडली को 120 वोल्ट के मुख्य स्रोत से जोड़ा गया है। तो प्राथमिक कुंडली जो है प्राइमरी कॉइल है उसको 120 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय कुंडली में 0.6 ओम प्रतिरोध के बल्ब से जोड़ी गई है। जो द्वितीय कुंडली है वो उसको क्या किया जा रहा है, उसको जो है प्रतिरोध से जोड़ा जा रहा है। द्वितीय कुंडली में प्रतिरोध लगा है तो उसको हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे RS। सेकेंडरी कॉइल में लगा है, कितना है 0.6 ओम ये प्रतिरोध लगा है। हमसे क्या बोलता है, हमसे कह रहा है 3 चीज निकालिए। द्वितीयक के सिरों के बीच वोल्टेज, यानी जो द्वितीयक कुंडली है उसके सिरों के बीच वोल्टेज, यानी हमें VS निकालना है। देखो, प्राथमिक कुंडली को VP बोल देंगे प्राइमरी कॉइल, द्वितीयक को बोल देंगे क्या, VS। एक सिंपल फॉर्मूला होता है NS/NP बराबर होता है VS/V। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा सिंपली VS निकल के आ जाएगा। NS 50 है, NP हमारा 2000 है। ठीक है, VS हमें निकालना है और VP कितना है 120। इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे तो VS कितना आ जाएगा, यहाँ से 120 गुना 50 बटे 2000। इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इसको हम काट देंगे कितना, 5 चौक 20, 4 बार काट देंगे। तो यहाँ से हमारा जो है जो VS है वो कितना निकल के आ जाएगा, जो हमारा निकल के आ जाएगा
VS जो है कितना निकल जाएगा हमारा 3 वोल्ट। ठीक है, तो आपको समझ में क्वेश्चन आ गया है, बहुत छोटा सा और एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका दूसरा पार्ट हमें क्या बोलता है देख लेंगे। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, दूसरे पार्ट में कह रहा है कि बल्ब में धारा बताओ। बल्ब जो है ये बताओ कौन सी कुंडली में लगा है। बल्ब लगा है आपकी द्वितीय कुंडली में, जिसका प्रतिरोध कितना है 0.6 ओम, तो उसमें धारा निकालनी है। बल्ब में धारा, तो बल्ब में धारा कौन सी होगी, जो सेकेंडरी कॉइल में जो द्वितीय कुंडली में धारा होगी, कहने का मतलब IS निकालना है। जो IS धारा होगी वही तो बल्ब में धारा होगी, क्योंकि बल्ब द्वितीय कुंडली में लगा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, IS बराबर VS बटे R। VS हमने निकाल लिया कितना 3 और ये कितना आ गया 0.6। इसको हम सोल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसको कितना आ जाएगा हमारा 5 एम्पीयर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके जो है थर्ड पार्ट पे आ जाएंगे। प्राथमिक कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में धारा निकालनी है, ये द्वितीय कुंडली में धारा निकाली, प्राथमिक कुंडली में धारा निकालनी है क्या IP। देख लो, अब IP IS को हमने निकाल लिया क्योंकि हमें VS पता था और हमें RS भी पता था, लेकिन IP निकालने के लिए हम ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमें RP नहीं पता है। तो एक सिंपल एक रिलेशन होता है क्या कि IP बटे IS बराबर होता है किसके, NS बटे NP के सिंपल रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ से IP हमें निकालना है, IS हमने निकाल लिया 5, NS की वैल्यू हमने उसमें दी है 50 है, NP की वैल्यू कितनी है 200 है। तो यहाँ से IP कितना आ जाएगा, IP आ जाएगा 5 × 50 बटे 2000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये से कितनी बार कट जाएगा, 5 × 25, 25 बटे 200 तो कितना आ जाएगा 25 × 200, 1 बटे 8 एम्पीयर। इसको सोल्व करके देखिए, ये हमारा IP की वैल्यू करके आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में शक्तियां बताओ। देखो, प्राथमिक कुंडली व द्वितीय कुंडली में शक्ति बताओ। शक्ति क्या है, शक्ति निकालनी है। शक्ति कैसे निकालेंगे, शक्ति का फॉर्मूला आपको सिंपली पता होता है। क्या फॉर्मूला होता है शक्ति का, बताएंगे। देखो, शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V गुना I। अभी जो प्राथमिक कुंडली के बोल रहा है शक्ति, तो PP बोल देंगे, यहाँ क्या लिख देंगे VP × IP। VP की वैल्यू हमें पता है 120 है, IP कितना है, IP हमने निकाल लिया 1 बटे 8। ये बात क्लियर हो गई आपकी। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे, सोल्व करके कितना आएगा, यहाँ से 8 × 8 हो जाएगा 40, 8 × 5 40, तो कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। ये प्राथमिक कुंडली की शक्ति आ गई है। ऐसे किसकी निकाल लेंगे, जितना कुंडली की निकाल लेंगे तो क्या लिख देंगे VS × IS। VS का मान हमने निकाल लिया 3 है, ये बात क्लियर। IS हमने निकाला है 5 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 15 वोल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों की जो शक्ति है वो सेम होगी। जो शक्ति है प्राथमिक कुंडली की और द्वितीय कुंडली की शक्तियां क्या होगी, सेम होगी। सेम होने का मतलब क्या है, क्या मतलब है सेम होने का, क्योंकि ये उसने क्वेश्चन में दिया ट्रांसफार्मर आदर्श है। आदर्श का मतलब क्या है कि जितनी शक्ति प्राथमिक कुंडली में है उतनी हमें, जितना इनपुट हम दे रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है। आदर्श ट्रांसफार्मर की पहचान है, शक्ति की कोई हानि नहीं हो रही है बीच में। ठीक है, तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हम इस जो सेट है आपका इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको आप देख नहीं पाएंगे और हमें अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसकी छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपको उनका सोल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा। आप इंटरनेट पर जाके वीडियो देख सकते हैं, सभी वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं सोल्यूशन नहीं मिलने का इसका। तो एक बार दोबारा से इस चैनल को जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। अपने फ्रेंड को शेयर करें जो घर बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी सभी सेट स्टार्ट करेंगे।
इसके बाद मैथ के अनसोल्ड पेपर भी स्टार्ट करेंगे और एक फिजिक्स का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास के लिए, उसकी वीडियो भी अपलोड होगी धीरे धीरे। तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।